अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज भी जब कभी मैं उन जाने पहचाने रास्तों से गुजरती हूँ तो मुझे शहनाज सची का ख्याल ज़रूर आता है। आखिरी बार मैंने उन्हें यहीं देखा था, इसी मसरूफ़ शाहराह पर बने अस्पताल के एक कमरे में। उनका नहीफ़ व नज़ा वजूद बेड पे नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे अपनी आंखों पे धोखा हुआ और मैं उनके पैरों के पास जा खड़ी हुई थी। तमाम उम्र उन्होंने अपने दिल में मोहब्बतों की शमा जिस परवाने के लिए जलाए रखी थी, वो उनकी तरफ आया ज़रूर था मगर अपनी गर्ज के लिए, और बदले में ढेरों आसाइशों की झोली में डाली। लेकिन चची शहनाज को इन आसाइशों की ख्वाहिश नहीं थी। वो सिर्फ अपनी मोहब्बतों के बदले मोहब्बत चाहती थी, और जब मोहब्बत मिली तो जो शमा उन्होंने जलाई थी उसकी धीमी धीमी आंच में खुद ही सुलगती रही, यहाँ तक कि अपनी हस्ती मिटा डाली। मैंने उस औरत को मोहब्बत में फना होते हुए अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त जब मैं उनके पैरों के पास खड़ी हुई थी तो उनके कितने रूप मेरी आंखों में आ समाये थे, और जब उन पर नज़र पड़ी तो मेरा दिल जैसे किसी ने ज़ोर से मुट्ठी में भींच लिया था। मुझसे देखी ही ना गई। उनके चेहरे पे खंडरों की सी वीरानी और उनकी आंखों में हसरतें ही हसरतें, पिपड़ी ज़दा होंठ एक दूसरे पे जमे हुए, इसके बावजूद जैसे कुछ कह रहे हों, और मैं जानती थी वो क्या कह रहे हैं। देखा तुमने, शहबाज अहमद की बख्शी हुई सारी आसाइशें मेरे किसी काम की नहीं, सब यहीं छोड़े जा रही हूँ। हाँ, अगर जो मेरे दामन में अपनी मोहब्बत के कुछ अनमोल मोती डाल देता तो आज मैं यूं हसरत की तस्वीर ना बनी होती। इस वक्त भी मेरी आंखों में रोशनी होती, मेरे चेहरे पे इत्मीनान होता। लेकिन मेरे खुदा, बेपनाह दुख के एहसास में घिर के मैंने शहनाज सची पर से नजरें हटाई थी कि दरवाजे से चचा शहबाज दाखिल होते हुए नजर आए, और आते ही वो फर्श पे ढह गए। मैं उस तवाना मर्द को यूं गिरते देखकर परेशान हो गई और बेआवाज कदमों से चलते हुए उनके पास जा बैठी। उनका हाथ अपने हाथों में लिया और इसी कदर कह सकी थी, चची जान ठीक हो जाएंगी, दुआ करो बेटा, दुआ करो। वो रो देने को हो गए थे और मेरा अपना हौसला टूट गया। उनसे इजाज़त लेकर मैं कमरे और फिर अस्पताल के अहाते से बाहर निकल गई। घर आकर मैं बहुत बेचैन रही और मुसलसल शहनाज चची की ज़िंदगी के लिए दुआ करती रही। अगले दिन मालूम हुआ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और मायूस होकर चचा चची को दोबारा मुल्तान ले गए हैं। फिर 3 दिन के बाद मुझे शहनाज चची के इंतकाल की खबर मिली। हैरत अंगेज उस रोज़ मैंने सोचा, परवाने को शमा पे निसार होते ना सिर्फ सुना बल्कि बारहा देखा भी था, लेकिन शमा को परवाने की मोहब्बत में सुलग सुलग के यूं मिटते पहली बार देखा। जाने वाले नजरों से ओझल लेकिन दिल में फिर भी रहते हैं। पहले पहल शिद्दत से याद आते हैं, फिर रोज़मर्रा की मसरूफियात उस शिद्दत में कमी कर देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब कभी इस मसरूफ़ शाहराह से गुजरते हुए इस अस्पताल पे नज़र पड़ती है तो शहनाज चची की याद नए सिरे से दिल में ताज़ा हो जाती है। सबसे पहले मुझे उनकी आंखें याद आती हैं जिनमें हसरतें ही हसरतें थीं, और फिर रफ्ता रफ्ता मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ उस वक्त में जब मैंने होश संभालने पर उन्हें देखा था। समरीन एक तो मेरी चचाज़ाद, दूसरे हमारी दोस्ती बड़ी पक्की थी। जब कभी स्कूल में चंद दिनों की छुट्टियाँ होती वो शहबाज चचा के साथ आ जाती और आते ही अब्बू जी से कहती, मैं आशी को अपने साथ ले जाऊंगी। वो खुद कभी हमारे घर नहीं रही थी। गालिबन इसकी वजह अब्बू जी का रोब और दबदबा था। हम ऊंची आवाज़ में रेडियो नहीं बजा सकते थे, ना ही भागने दौड़ने वाले खेल खेल सकते थे, जबकि शहबाज चचा के यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए मैं खुद भी समरीन को अपने यहाँ रोकने की बजाय उसके साथ जाने में ज़्यादा खुश होती। उस रोज़ भी मैं समरीन और शहबाज चचा के साथ उनके घर आ गई। उन दिनों समरीन और मैं उम्र के उस दौर में थे जहाँ सारी बातें स्कूल, सहेलियों और क्लास टीचर से मुतालिक होती हैं। बहरहाल उस रात हम देर तक एक दूसरे को अपनी सहेलियों के किस्से सुनाते रहे। यूं जितनी देर से सोए अगले दिन उतनी ही देर से उठे।
और शहबाज चचा को एक ही बात पसंद नहीं थी, वो चाहते थे अलस सुबह हम सब बेदार हो जाए। अक्सर खुद सबको उठाते थे, लेकिन उस रोज़ शायद वो जल्दी में थे कि हम पे तवज्जो दिए बगैर ऑफिस चले गए। हम दोनों इत्मीनान से 11 बजे उठे और नाश्ते के लिए किचन में आए तो शहनाज चची दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। कुशादा किचन में लकड़ी की चौकियों का फर्श बिछा था और मैं अभी बैठी थी कि शहबाज चचा बड़ी उजलत में वहीं चले आए। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। आते ही शहनाज चची से कहने लगे, शहनाज जल्दी से इन कागजात पे दस्तखत कर दो। सालन में चमचा चलाते हुए चची ने ज़रा से गर्दन मोड़ कर ऐसी शाखी नज़रों से चचा को देखा कि वो बेचारे पहले सिट पिटाए, फिर खामखा हंसने लगे। और मैं जो खासी लाताल्लुक सी बनी बैठी थी, इस सूरत हाल ने पता नहीं क्यों मुझे चौंका दिया। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं चौंकी थी और कबल अज़ वक्त किसी गड़बड़ का एहसास भी हुआ था। जब ही मैं बज़ाहिर अनजान लेकिन पूरी तरह उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गई। जल्दी करो शहनाज, मुझे देर हो रही है, शहबाज चचा ने मज़ीद उजलत का मुजाहरा करते हुए इसरार से कहा। शहनाज चची लापरवाही से पूछने लगी, कैसे कागजात हैं? मैं तुम्हारे नाम से प्लॉट खरीद रहा हूँ। प्लॉट या नई सोकन? चची तन से बोली। शहबाज चचा हंसते हुए कहने लगे, कैसी बातें करती हो, लो पहले कागज़ देख लो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, और ना मैं दस्तखत करूँगी। फिर रुक कर बोली, एक बार धोखा खा चुकी हूँ मैं शहबाज अहमद, मज़ीद नहीं। शहबाज चचा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपने गुज़िश्ता किसी कारनामे का सोचकर अब भी महजूज हो रहे हों, और उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, बेवकूफ़ हो तुम, मेरे बारे में झूठी सच्ची खबरों पे यकीन कर लेती हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं। बस करें, मैं सब जानती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये कागजात देखो। शहबाज अहमद एक के बाद एक कागज़ उठाकर दिखाने लगे। देख लो, इनमें कोई सादा कागज़ नहीं। और मैं जो पूरी तरह उन दोनों की तरफ मुतवज्जो थी, फिर भी उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी दिलचस्पी बस इसी हद तक थी कि शहबाज चचा दस्तखत करवाना चाह रहे हैं और शहनाज चची इनकार कर रही हैं, और मैं देखना चाहती थी शहबाज चचा अपने मकसद में जीतते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले ही समरीन मुझे वहाँ से उठाकर अंदर ले आई। मामला क्या है आखिर? लापरवाही की उम्र थी, इसलिए मैंने सरसरी से अंदाज में समरीन से पूछा, और वो मुझसे भी ज़्यादा लापरवाह कंधे उचकाकर बोली, पता नहीं अम्मी अबू के ऐसे मामले ही चलते रहते हैं। फिर ये कोई याद रखने वाली बात या वाक़या नहीं था, लेकिन मुझे चूँकि शहबाज चचा से लगाव था, इसलिए उनकी छोटी से छोटी बात भी मेरे जहन में महफूज हो जाती थी। शहबाज चचा की शख्सियत बड़ी सहारंगेज़ थी, ख़ासकर उनकी नीलगू आँखें। फिर उनका मिजाज भी सबसे अलग था, बच्चों से भी दोस्ताना माहौल में बातें करते थे। किसी वक्त मैं और समरीन किचन में कोई चीज़ पकाने की कोशिश कर रहे होते तो चचा भी वहीं आ जाते। पहले दिलचस्पी से देखते, फिर जब हम अपनी पकाई हुई चीज़ का खुद मजाक उड़ाने लगते तो वो खूब हंसते थे, और फिर अचानक कोई ऐसी बात कहते थे कि हमारी हंसी को ब्रेक लग जाते। बहरहाल उस रोज़ शहनाज चची से कागजात पे दस्तखत करवाने के बाद शहबाज चचा साहिवाल चले गए। उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और इन दिनों वो साहिवाल में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जितने दिन वो साहिवाल में रहे, मैंने शहनाज चची को बहुत बेकरार देखा। किसी वक्त ख़ानदान का कोई फ़र्द, यानी छोटे चचा या कोई चचाज़ाद भाई आ जाते तो शहनाज चची बड़ी राजदारी से उनसे शहबाज चचा के बारे में पूछती, तुमने शहबाज को देखा है? वो यहीं कहीं मौजूद हैं या वाकई साहिवाल गए हुए हैं? उस वक्त मेरी समझ में ना आता कि शहनाज चची किन खदशों में घिरी हुई हैं, वहमी औरत हैं या शकी मिजाज, या फिर उन्हें शहबाज चचा पर इतना एतबार नहीं। बहरहाल मैंने देखा ख़ानदान भर के लड़के उन्हें खासा बेवकूफ़ बनाने लगे थे। वो जब शहबाज चचा के बारे में पूछती, लड़के बड़े यकीन से कहते, शहबाज चचा? अरे हाँ चची, हमने कल ही उन्हें देखा है। फिर आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे करके पुरसोच अंदाज में कहते, लेकिन चची आप भी तो उनके साथ थी। हैं? शहनाज चची का रंग फक हो जाता। नहीं तो क्यों मजाक कर रही हैं चची, हमने खुद देखा। पहले आप दोनों ने चमन से आइसक्रीम खाई, फिर किले की तरफ चले गए। वो मैं नहीं थी,
शहनाज चची का लहजा खो सा जाता। आप नहीं थी? लड़के पहले हैरान होने की एक्टिंग करते, फिर पुरजोश हो जाते। अच्छा तो वो होगी। जब ही हमें देखते ही शहबाज चचा गाड़ी भगा कर ले गए। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने उसे देखा था? शहनाज चची उदासी से पूछती तो कोई कहता हाँ, कोई कहता नहीं। कैसी है वो हाँ कहने वाले की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाती। क्या बताऊं चची, वो तो आपके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। फिर कुछ ऐसा नक्शा खींचा जाता कि शहनाज चची कदरे मुतमईन नजर आने लगती। बस चंद दिन की बात है, फिर देखिएगा शहबाज चचा कैसे उसे ठोकर मारते हैं। लड़कियों ने मजीद इत्मीनान दिलाते हुए कहते, वो भला कहाँ आपका मुकाबला कर सकती है, आप तो माशाल्लाह। और फिर आप इतनी मोहब्बत करती हैं शहबाज चचा से। मेरी मोहब्बत का उस बंदे को अंदाज़ा ही नहीं है, वो दुख से कहती। किसी किसी वक्त समरीन उनसे उलझने लगती थी कि आखिर वो क्यों हर एक की बात का यकीन कर लेती हैं। सब उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता। कभी कहती, फ़र्ज़ करें अगर अब्बू ने दूसरी शादी कर भी ली है तो अब हम क्या कर सकते हैं। आप खामखा इस बात को इतनी संजीदगी से मत सोचा करें। वैसे भी उन्होंने हमें तो कोई कमी नहीं दी ना। समरीन के मुंह से शहबाज चचा की दूसरी शादी का सुनकर मुझे हैरत हुई। मज़ीद तफसील उससे मालूम नहीं हो सकी तो मैंने घर आकर अम्मी से पूछा था। सुनने में तो आ रहा है कि शहबाज ने दूसरी शादी कर ली है। अम्मी भी पुर यकीन नहीं थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि शहबाज चचा कुछ कागजात पर शहनाज चची से दस्तखत करवाना चाहते थे और वो इनकार कर रही थी। अच्छा, अम्मी इसी कदर कह के खामोश हो गई और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने इसरार से पूछा, मुझे तो बताएं मसला क्या है आखिर। मुझे क्या मालूम, बस इतना जानती हूँ कि पहले भी शहबाज ने कागजात पे दस्तखत करवाते हुए दूसरी शादी के इजाज़तनामे पे दस्तखत करवा लिए थे। जब भी शहनाज चची अब मोहतात हो गई हैं, मैंने सोचा और मुझे शहबाज चचा की चालाकी पे हैरत के साथ साथ हंसी भी आई। फिर काफ़ी दिन गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के हर फर्द को शहबाज चचा की दूसरी शादी की खबर हो गई। शायद उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया था। वैसे ये कोई अनहोनी बात तो नहीं थी, लेकिन हमारे ख़ानदान में बीवी बच्चों की मौजूदगी में पहली बार किसी ने यह कदम उठाया था, इसलिए सबको हैरत थी। बहरहाल शहबाज चचा के एतराफ़ के बावजूद भी किसी ने उस दूसरी औरत को देखने या उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। सबकी हमदर्दियाँ शहनाज चची के साथ थीं, शायद इसलिए कि वो अपने ही ख़ानदान की थी और दूसरी औरत के बारे में कोई नहीं जानता था वो कौन है। उसके बाद मैंने शहनाज चची को हमेशा हालात से शाकी गिला शिकवा करते देखा, अपने नसीब से, शहबाज चचा से और सबसे। गो के शहबाज चचा आम मर्दों की तरह दूसरी शादी के बाद उनसे गाफिल नहीं हुए थे। उनकी अवलीन तरजीह अब भी शहनाज चची, बच्चे और ये घर था। लेकिन शहनाज चची के दिल में एक फांस सी चुभ गई थी और वो किसी तरह समझौता करने पे तैयार नहीं होती थी। अपनी जान को रोक लगा लिया। शहबाज चचा ने उन्हें हर आसाइश फराहम की, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। अक्सर कहा करती थी, ये सब चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे सकती। खुशी मुझे मिले जब शहबाज सिर्फ मेरा हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि शहबाज चचा की दूसरी शादी को कई साल हो चुके थे और उस दूसरी औरत से उनके 4 बच्चे भी थे। और शायद शहनाज चची भी जान गई थी कि अब कभी भी शहबाज सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, इसलिए वो मायूस हो गई। और जब इंसान मायूस हो जाए तो फिर कोई आरज़ू नहीं रहती, जिंदा रहने की भी नहीं। देखा जाए तो शहनाज चची को सब कुछ हासिल था। अपने बच्चों के अलावा ख़ानदान भर की मोहब्बतें, तवज्जो और अहमियत का मरकज़ हुआ करती थी शहनाज चची। लेकिन औरत भी क्या अजब शय बनाई है खुदा ने। लेकिन शहबाज चचा की एक ज़रा सी बेवफाई जैसे तमाम मोहब्बतों और तमाम रिश्तों, तमाम वफ़ाओं पे हावी हो गई कि वो ढेर सारी मोहब्बतें फिर चची को ज़िंदा रहने पे मजबूर न कर सकी। और बस थोड़ी सी बेवफाई ने उनकी जान ले ली। जैसे जिस्म में मौजूद इतने खून पे बस थोड़ा सा जहर हावी हो जाया करता है। शहनाज चची के इंतकाल के कोई साल भर बाद मैंने शहबाज चचा को देखा था और मैं हैरान रह गई। वो कहीं से भी पहले वाले शहबाज चचा नहीं लग रहे थे। किस कदर हैंडसम और स्मार्ट हुआ करते थे, खासकर उनकी नीलगू आंखों में शौकी और होंठों पर शरीर हंसी। और अब तो उनका हुलिया ही बदल गया था। टखनों से ऊंची शलवार, घुटनों से नीचे कुर्ता,
چہرے پہ سنجیدگی کی چھاپ کے ساتھ لمبی سی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ میں ان کے پاس بیٹھی تو حسب عادت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسے ہیں آپ چچا جی؟ میری نظریں مسلسل ان کے چہرے پر تھیں۔ انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ داڑھی کب سے؟ میں کچھ جھجک کر بولی۔ وہ چونکہ دوستانہ ماحول میں بات کرتے تھے اس لیے میری جھجک دور کرنے کی خاطر اسی پرانے لہجے میں بولے، کیوں اچھی نہیں لگ رہی عاشی؟ اچھی تو لگ رہی ہے لیکن کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ فوراً بولے، نو پرابلم، نیچے سے کاٹ دوں گا، یہ تو اپنے ہی اختیار میں ہے نا۔ میں ان سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی جو میرے دل میں تھیں، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر مسجد چلے گئے۔ میں اتنے بڑے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جھانکتی پھری۔ سمرین اور اس کی چھوٹی دونوں بہنوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں، البتہ ندا اور ہما کو یہی ہونا چاہیے تھا اور دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھک ہار کے دوبارہ لاؤنج میں آ بیٹھی تو کچھ دیر بعد ہی شہباز چچا نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، شہناز چچی کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، اس قدر خاموشی تو کبھی نہیں تھی۔ کیسی چہل پہل ہوا کرتی تھی، کتنی بارونق شخصیت تھی وہ، اور آج تو لگتا ہے گھر پہ کوئی ہے ہی نہیں، لڑکیاں بھی جانے کہاں ہیں۔ میں کب سے بولائی پھر رہی ہوں، یوں لگتا ہے چچی کے بعد تو یہ گھر ویران کھنڈر میں بدل گیا ہے۔ چچی ہوتی تھیں تو کیسے کچن سے مزے کے کھانوں کی مہک اٹھتی تھی، اور اگر ابھی چچی ہوتی نا تو میرے سامنے میز پہ کتنا کچھ سجوا دیتی۔ لگتا ہے چچی کے بعد تو اس گھر میں کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں رہا۔ میں اپنی رو میں بڑے مزے سے چچی کی گردان جاری رکھے ہوئے تھی، یہ بنا دیکھے کہ میرے یہ تمام جملے میرے سامنے بیٹھے شہباز چچا پہ قیامت ڈھا رہے ہیں۔ ہاں، ایک طویل سانس آہ کی صورت میں شہباز احمد کے ہونٹوں سے نکلی اور وہ صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ اس لمحے میں نے ان کے چہرے پہ جانے کیا کچھ دیکھا، شہناز چچی کی محبتوں اور وفا کا اعتراف اور اپنی تھوڑی سی بے وفائی کا ملال، اور اس کے بعد دکھ کی گہری پرچھائیاں۔ مجھے یقین ہے اگر شہناز چچی ان کے چہرے پر دکھ، کرب، اذیت اور ندامت کے یہ سارے رنگ دیکھ لیتی تو اوپر والے سے ایک اور زندگی مانگ لاتی، یا کچھ دن کی زندگی ادھار مانگ لیتی کہ شہناز چچی کے لیے ہمیشہ دنیا کی کسی بھی آسائش سے زیادہ اہم، ضروری شہباز چچا کی پوری وفا تھی، جو کہ شاید ہم تمام عورتوں کا المیہ ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ اپنے شوہروں کی وفا کی متمنی ہوا کرتی ہیں، اور تھوڑی سی بے وفائی بھی ہمیں یوں توڑ دیتی ہے جیسے شہناز چچی ٹوٹ گئیں اور بہت جلد ریزہ ہو گئی۔ اب بھلا میں شہباز چچا سے یہ کیسے کہتی؟ ہاں، لیکن اس کہانی کے ذریعے اپنے سننے والوں کو یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ عورت کا مرد پر ایک بہت عجیب مان اور یقین ہوا کرتا ہے، اور مرد کہلانے کا حقدار صرف وہی ہے جو اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، کہ اگر مان ٹوٹ جائے تو عورت ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔